Hello, my dear students. Welcome back to a new session of editorial analysis. एडिटोरियल एनालिसिस उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो अपनी वोकैबुलरी और कॉम्प्रहेंशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं। उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है जो अपने इंग्लिश के एग्ज़ाम में स्कोर बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ ग्रामर पढ़ के इंग्लिश हमने अच्छे से तैयार कर लिया, तो माय डियर स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड, आपको एक दो अटेम्प्ट वेस्ट करने के बाद रियलाइज़ होगा कि आप अपना स्कोर इंग्लिश सेक्शन में तभी ही बढ़ा पाएंगे जब आप ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन इन सभी को साथ लेके चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना सफ़र आपके सिलेक्शन की ओर, आपके स्कोर बढ़ाने की ओर, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग करने की ओर। सो द फर्स्ट वर्ड इज टर्ब्यूलेंस। टर्ब्यूलेंस का तो मतलब होता है, देखो ENCE एंडिंग वर्ड है तो ये नाउन है, ठीक है। टर्ब्यूलेंस यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एयरक्राफ्ट से संबंधित, राइट। टर्ब्यूलेंस का इन जनरल भी इसका मीनिंग होता है डिस्टर्बेंस, राइट, लेकिन एयरक्राफ्ट से संबंधित भी इसका यही मीनिंग है। एयरक्राफ्ट में हम बात करने वाले हैं दिल्ली फुकेत जो एयरक्राफ्ट था जिसमें टर्ब्यूलेंस होने की वजह से बहुत ज़्यादा लोग एयरक्राफ्ट के अंदर ही इंजर्ड हो गए थे, राइट। तो हमारा उसी के ऊपर आज का एडिटोरियल भी है और उसी से संबंधित हम वोकैबुलरी भी देख रहे हैं। सो सडन इरेगुलर मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट स्टेबिलिटी के साथ में जा रहा है, अचानक से बहुत ज़्यादा मूवमेंट अगर एयरक्राफ्ट में होना शुरू हो जाता है ना, तो हम उसे कहेंगे टर्ब्यूलेंस है एयरक्राफ्ट में, डिस्टर्बेंस है, इनस्टेबिलिटी है, राइट। एंटोनिम क्या होगा? कामनेस या फिर स्टेबिलिटी। द इंसिडेंट वाज इनिशियली डिस्क्राइब्ड एज एन इवेंट ऑफ टर्ब्यूलेंस। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था इनिशियली ये कहा गया था कि टर्ब्यूलेंस हुआ है, यानी कि यूजुअली एयर मूवमेंट्स की वजह से, स्ट्रॉन्ग विंड, स्लो विंड है उसकी वजह से, या वेदर यूजुअली जब भी ख़राब होता है तब एयरक्राफ्ट्स में टर्ब्यूलेंस आता है। लेकिन अब इंक्वायरीज के बाद में कुछ और निकल के आ रहा है, एडिटोरियल में हम इसको देखेंगे इन डिटेल। द नेक्स्ट वर्ड इज डिविएशन। डिविएशन ION एंडिंग वर्ड है, नाउन, ठीक है। ION एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं। डिविएशन का मतलब क्या है? डिविएशन मतलब वीक चलन, मतलब बेसिकली आपका जो रूट है आप उस रूट से नहीं चल रहे हैं, कहीं और भटक गए हैं, उसे हम कहते हैं डिविएट होना, ठीक है, भटक जाना बेसिकली, राइट। सो अ डिपार्चर फ्रॉम द यूजुअल और एक्सपेक्टेड कोर्स, जो भी आपका यूजुअल या एक्सपेक्टेड रास्ता है आप उससे भटक जाते हैं तो उसे हम कहते हैं डिविएशन। ये डिपार्चर है, ये डाइवर्जेंस है, ठीक है। एंटोनिम क्या है? कन्फॉर्मिटी। कन्फॉर्मिटी, कन्फॉर्म करना मतलब जो है उसी से, उसी के सहमति में चलना, अग्रीमेंट में चलना, ठीक है। अध्यरेंस, ओबे करना, राइट। सो कन्फॉर्मिटी, इट्स नॉट कन्फर्म, याद रखना, कन्फर्म एक अलग वर्ड है जिसका मतलब होता है सुनिश्चित करना, पक्का करना, और कन्फर्म का मतलब होता है पालन करना, राइट। सो अ सिग्निफिकेंट डिविएशन इन एयरक्राफ्ट ऑल्टीट्यूड कॉस्ट कंसर्न। सो एयरक्राफ्ट जो ऑल्टीट्यूड है ना, एयरक्राफ्ट ऑल्टीट्यूड में सिग्निफिकेंट डिविएशन आया, मतलब एयरक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा जो उनको कोर्स में जाना चाहिए था उस कोर्स में नहीं गए, सिग्निफिकेंट डिविएशन आने की वजह से कंसर्न यानी कि चिंताएं हुई, है ना। चलिए, द नेक्स्ट वन इज एनोमली। एनोमली का मतलब क्या होता है? दिस इज ऑल्सो अ नाउन, यहाँ पे कोई सफिक्स नहीं है, ठीक है। इसको ly को आप सफिक्स नहीं समझेंगे बिकॉज ly है एडवर्ब का सफिक्स, तो ly सफिक्स नहीं है यहाँ पे, ये प्रॉपर वर्ड ही है एनोमली। अब आप बोलेंगे कि मैम ly सफिक्स है या वर्ड का पार्ट है, हम कैसे पहचानें? आप इसको हटाएंगे, इसको हटा के एनोमा, ये कोई वर्ड बना क्या? नहीं बना ना। जैसे हम कहते हैं स्मार्ट तो स्मार्टली, तो ly हटा के ये वर्ड अभी भी है, राइट, ये कंप्लीट वर्ड है, ये मीनिंगफुल वर्ड बना रहा है, तो ly यहाँ पे सफिक्स है, लेकिन यहाँ पे ये सफिक्स नहीं है, इट इज़ पार्ट ऑफ द वर्ड, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वर्ड, ठीक है। सो एनोमली का मतलब होता है समथिंग अनयूजुअल, कुछ जो हटके हो, अलग हो, राइट, असामान्यता जहाँ पे हो, इरेगुलरिटी हो, अबनॉर्मलिटी हो, तो उसको हम कहते हैं एनोमली। एंटोनिम क्या होगा? नॉर्मल होना, नॉर्मैलिटी और रेगुलरिटी। Investigators will examine the multiple anomalies reported during the flight. तो फ्लाइट के दौरान मल्टीपल चीज़ें हुई जो इरेगुलर थी, जो एबनॉर्मल थी, और ये सभी मल्टीपल अबनॉर्मल थिंग्स को इन्वेस्टिगेटर्स जो है वो एग्जामिन करेंगे, राइट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स समथिंग अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड? इनमें से किसका मतलब होता है अनयूजुअल या अनएक्सपेक्टेड? टर्ब्यूलेंस, डेविएशन और एनोमली। देखो, टर्ब्यूलेंस का तो मतलब होता है जहाँ पे इंस्टेबिलिटी है, अस्थिरता है, ठीक है।
डिविएशन का मतलब होता है राह भटक जाना, ठीक है, एंड ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है डिविएशन। और एनोमली का मतलब क्या है? एनोमली मीन्स समथिंग दैट इज नॉट रेगुलर, कोई चीज जो रेगुलर नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? कमेंट करके आप मुझे बताएंगे आंसर क्या होगा। द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट वर्ड इज अनरावल। अब अनरावल का मतलब क्या होता है? इट इज अ वर्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल अनरावल मतलब सामने लाना, रिवील करना, ठीक है। सो टू इन्वेस्टिगेट एंड अंडरस्टैंड समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। बेसिकली अनरावल का मतलब आप समझ सकते हैं गुत्थी सुलझाना। कोई पजल है उसको आपने सुलझा दिया, कोई गुत्थी है जो जिसको आपने सुलझा दिया, तो आपने अनरावल किया, सॉल्व किया, सोल्यूशन को आपने रिवील कर दिया, ठीक है, डिसफर किया। एंटोनिम्स होगा कॉम्प्लिकेट करना, कंफ्यूज करना और उलझा देना, तो कॉम्प्लिकेट या कंफ्यूज। द प्रोब शुड अनरावल द मल्टीपल एनोमलीज। जो मल्टीपल एनोमलीज हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, प्रोब चल रहा है, उसको, उस गुत्थी को, मल्टीपल एनोमलीज की जो गुत्थी है उसे सुलझा देना चाहिए, जो भी प्रोब यानी कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। साइको एक्टिव, IVE एंडिंग वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, ठीक है। IVE एंडिंग वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। साइको एक्टिव का मतलब क्या होता है? माइंड या मेंटल प्रोसेसेस को अफेक्ट करने वाली कोई चीज़, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि कोई चीज़ साइको एक्टिव है, मतलब आपके मेंटल प्रोसेस को, आपके सोचने समझने की क्षमता को कोई चीज़ प्रभावित कर रही है, साइको एक्टिव है तो, है ना। सो मस्तिष्क या मानसिक स्थिति को प्रभावित करने वाला, माइंड ऑल्टरिंग, माइंड को चेंज कर देने वाली कोई चीज़ साइको एक्टिव है, ठीक है। साइकोट्रोपिक भी आप कह सकते हैं इसके लिए। नॉन साइको एक्टिव, इनर्ट, यानी कि आपके सोचने समझने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है। द पायलट अंडरवेंट स्क्रीनिंग फॉर साइको एक्टिव सब्सटेंसेज, यानी कि पायलट की स्क्रीनिंग हुई है कि इसने कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं इनटेक किया था जिससे कि इनके सोचने समझने की क्षमता, फोकस करने की क्षमता जो है वो प्रभावित हो जाए, राइट। डिस्कम्फर्टिंग, डिस्कम्फर्टिंग का मतलब क्या होता है? कॉजिंग एम्बैरसमेंट, है ना। डिस्कम्फर्ट या अनीज, कोई चीज़ जो आपको असहज करने वाला हो, है ना, डिस्टर्ब करने वाला हो, अनसेटल करने वाला हो। इसका एंटोनिम क्या होगा? कोई चीज़ जो आपको कंफर्टेबल कर दे, जो आपको रीअश्योर कर दे, जो आपको कंफर्ट करे, राइट। नाउ द डीपली डिस्कम्फर्टिंग मतलब चिंता में डालने वाला, आपको परेशान करने वाला। डीपली डिस्कम्फर्टिंग मतलब गहरे रूप से परेशान करने वाला। डिस्कवरी क्या है? एक्सपोज्ड वीकनेसेस इन क्रू स्क्रीनिंग, क्रू के स्क्रीनिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, है ना, वीकनेसेस है, कमियां हैं, खामियां हैं, वो पता चला है। और बताइए, ऐसा हमें जब पता चलेगा तो हम परेशान तो होंगे, है ना, हम टेंशन में आ सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आप जिस फ्लाइट से जा रहे हो, आप भरोसे के साथ जा रहे हो। आप जब हवा में होते हो तो आप सिर्फ उस पायलट के और एक भगवान के और दूसरे उस पायलट के भरोसे रहते हो, है ना। सो द डीपली, अब ये बात बहुत चिंताजनक है कि जो क्रू है उनकी स्क्रीनिंग ढंग से नहीं हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है, डिस्टर्बिंग, अनसेटलिंग चीज़ है, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन आपका, कॉजिंग डिस्कम्फर्ट, एम्बैरसमेंट और अनईज। डिस्कम्फर्ट या फिर एम्बैरसमेंट या फिर अनईज कॉज करने वाला कौन सा वर्ड है? डिस्कम्फर्टिंग, साइको एक्टिव, डिस्कम्फर्टिंग, साइको एक्टिव या अनरावल। डिस्कम्फर्टिंग, साइको एक्टिव या अनरावल। अगर मैं एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पे ऑप्शंस तो आंसर ही पता चल जाएगा आपको। तो आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे, ठीक है, आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या है? स्ट्रिंजेंट मीन्स टफ, स्ट्रिक्ट एडजेक्टिव है, ये विशेषता बता रहा है, ठीक है। वेरी स्ट्रिक्ट और डिमांडिंग, वेरी स्ट्रिक्ट और डिमांडिंग, ठीक है। रिगरस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है। रिगरस आपके प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है। लीनियंट भी आपके एग्जाम्स में कई बार आ चुका है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स हैं, ठीक है। लीनियंट मतलब जो ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, फ्लेक्सिबल हो। द रेगुलेटर मस्ट इंश्योर स्ट्रिंजेंट साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्टिंग। तो जो रेगुलेटर है उनको सुनिश्चित करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि स्ट्रिंजेंट साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्टिंग किया जाए जो भी क्रू मेंबर्स हैं उनके ऊपर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है? क्षमताओं में कोई कमी आ जाना, ठीक है। इम्पेयरमेंट मतलब क्षमताओं में, कैपेबिलिटीज़ में कोई कमी आ जाना। सो रिड्यूस्ड एबिलिटी टू फंक्शन नॉर्मली, जब आप नॉर्मली नहीं काम कर पा रहे हो, नॉर्मल काम करने की क्षमताएं आपकी कम हो गई है, तो इम्पेयरमेंट हुआ है, ठीक है। डिटीरियोरेशन हुआ है, डिटीरियोरेशन,
राइट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जाम्स में आ चुका है, डिसेबिलिटी आई है, ठीक है। इंप्रूवमेंट और एनहांसमेंट, बेहतर होना, खराब होना, ठीक है, खराब होना, बेहतर होना, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, बेहतर होना, मतलब इंप्रूव या एनहांस होना। इवन स्मॉल लेवल्स ऑफ इम्पेयरमेंट कैन अफेक्ट क्रू जजमेंट। क्रू हवा में क्या फैसला ले रहा है, थोड़ी भी अगर उनकी सोचने समझने की क्षमताओं में कमी आती है तो क्रू के फैसले में या जजमेंट में वो इम्पैक्ट कर सकता है। यही है इस सेंटेंस का मतलब। इवन स्मॉल लेवल्स ऑफ इम्पेयरमेंट कैन अफेक्ट क्रू जजमेंट। इवन स्मॉल लेवल्स ऑफ क्रू इम्पेयरमेंट कैन अफेक्ट क्रू जजमेंट, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज कॉग्निटिव। कॉग्निटिव IVE एंडिंग वर्ड है, IVE एंडिंग वर्ड्स अक्सर एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। सो कॉग्निटिव का मतलब होता है सोचने समझने की क्षमताओं से संबंधित। आज हम बहुत सारी ऐसी वोकैबुलरी करेंगे जो सोचने समझने, डिसीजन लेने से संबंधित होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे पायलट पर बहुत इन्वेस्टिगेशन होगा ऑब्वियसली, जिन्होंने वो फ्लाइट ऑपरेट किया था उस उड़ान के दौरान, राइट। सो रिलेटेड टू थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग से संबंधित जो भी चीज़ें हैं तो उन्हें हम कॉग्निटिव कहते हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक जिसको आप कह सकते हो, संज्ञानात्मक मतलब संज्ञान में होना, मतलब सूझबूझ में, सोचने समझने की क्षमताओं से संबंधित। इंटेलेक्चुअल और मेंटल, एंटोनिम क्या होगा, फिजिकल और नॉन कॉग्निटिव। फिजिकल और नॉन कॉग्निटिव मतलब जो सोचने समझने से संबंधित नहीं है। द सर्क्यूलर हाईलाइट्स पायलट कॉग्निटिव स्किल्स इम्पेयरमेंट। जो सर्क्यूलर है वो हाईलाइट करता है कि पायलट का जो कॉग्निटिव स्किल्स है उसमें कुछ ना कुछ कमी आई थी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड, ओके, योर क्वेश्चन रिलेटेड टू थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड मेंटल प्रोसेस, इससे संबंधित कौन सा शब्द है, स्ट्रिंजेंट, एम्पेयरमेंट या कॉग्निटिव? आप मुझे अपना आंसर कमेंट करके बताएंगे। द नेक्स्ट वर्ड बेडरॉक। बेडरॉक का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल बेसिस, आधार जिसको हम कह सकते हैं, है ना, जो बिल्कुल एकदम बेस होता है, जो आधार होता है। फंडामेंटल बेसिस और फाउंडेशन, आधार या फिर फाउंडेशन को हम और एक बात क्या कह सकते हैं, नींव किसी चीज़, नींव को आप बेडरॉक भी कह सकते हैं, ठीक है। फाउंडेशन, कॉर्नरस्टोन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, नींव के लिए वर्ड है कॉर्नरस्टोन, कॉर्नरस्टोन, फाउंडेशन, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा, कमी होना, वीकनेस होना, या फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं है तो क्या होगा, इंस्टेबिलिटी होगा। Ensuring fit crew are behind the controls, तो ये सुनिश्चित करना कि फिट लोग विमान को कंट्रोल कर रहे हैं, ये चीज़ सुनिश्चित करना इज एन एविएशन इंडस्ट्री बेडरॉक। एविएशन इंडस्ट्री का नींव है ये कि हम सुनिश्चित करें कि जो भी क्रू कंट्रोल कर रहा है एयरक्राफ्ट को तो वो फिट हो। सेंटेंस एक बार फिर से पढ़ेंगे और देखेंगे। Ensuring fit crew are behind the controls. Behind the controls मतलब कंट्रोल उनके हाथ में होना, ठीक है। So ensuring fit crew are behind the controls is an aviation industry bedrock. ये एविएशन इंडस्ट्री के लिए bedrock है, यानी कि उनकी नींव है, ये एविएशन इंडस्ट्री की नींव ही यही है, ठीक है। Then comes the next word, prodded into. prod करना मतलब persuade करना, है ना, परसुएट करना, किसी को बार बार बोलना कि नहीं नहीं चलो कर लो, ये काम कर लो, तुम्हें ये काम करना चाहिए, तो उसको कहते हैं हम प्रॉड करना, प्रॉम्प्ट करना, प्रेशर करना, ठीक है। प्रॉम्प्ट आप भी सब जो भी AI टूल्स हैं, चैट GPT है, जेमिनाई है ना, क्लॉड है, तो इनको आप क्या करते हैं, आप उनको बोलते हैं कर, तो वो सब कुछ सकते हैं, सब कुछ मतलब जो भी लिमिटेड उनकी कैपेबिलिटीज़ है ना, लेकिन वो काम करे उसके लिए आप प्रॉड करते हो, उसको प्रॉम्प्ट करते हो ना, उसको कमांड देते हो, राइट। सो प्रॉम्प्ट करना, प्रेशर या प्रॉड, राइट। एंटोनिम क्या है, डिस्करेज या डिटर। डिटर मतलब डरा के काम करने से रोक देना, डिस्करेज मतलब आप किसी के उत्साह को ही खत्म कर दे रहे हैं, निरुत्साहित कर दे रहे हैं उसको, है ना। द एयरलाइन वॉज प्रॉडेड इनटू कमेंसिंग इमीडिएट स्क्रीनिंग, तो एयरलाइन को प्रेशर दिया गया कि वो इमीडिएट स्क्रीनिंग जो है वो शुरू करे। कमेंस करना मतलब शुरू करना, कमेंस करना मतलब शुरू करना। सो द एयरलाइन वाज प्रॉडेड इनटू कमेंसिंग इमीडिएट स्क्रीनिंग। प्रोब का मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। दूसरा इसका एंटोनिम क्या होगा कि आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं। इंक्वायरी करना मतलब आप ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। द सब्सिक्वेंट प्रोब, सब्सिक्वेंट मतलब
अब ये जो भी इंसिडेंट हुआ इसके इमीडिएटली बाद, तब हम कह रहे हैं सब्सिक्वेंट प्रोब। इसके बाद क्या हुआ, जांच शुरू हो गई, है ना। तो द सब्सिक्वेंट प्रोब इन्वॉल्व्स सेवरल एविएशन अथॉरिटीज़। तो अब ये जो प्रोब हो रहा है, जो जांच, ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इसमें कई एविएशन अथॉरिटीज़ शामिल हैं, इन्वॉल्व हैं, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर्ड या एनकरेज्ड टू टेक एक्शन, इनमें से किस शब्द का मतलब है प्रोडेड इनटू, बेडरॉक या प्रोब, ठीक है। चलिए कमेंट करके मुझे बताएंगे अपने आंसर्स। एंड स्टूडेंट्स, आपको ये सभी पीडीएफ्स कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद सुमन शर्मा, याद रखना इंग्लिश विद सुमन शर्मा, राइट। और यू कैन scan this QR code so that you can join the Telegram channel for all the updates and all the PDFs that of the sessions that we are taking here, right। और ये हमारा WhatsApp चैनल पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो डायरेक्टली मुझे जब भी कुछ टाइम मिलता है तो मैं या तो कुछ शेयर करती रहती हूँ, वहाँ पे अपडेट करती रहती हूँ, या फिर मैं आपको कुछ असाइनमेंट दे सकती हूँ, है ना। तो जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम करती रहती हूँ, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, आप कोड निया यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। 2 बैचेज है हमारे पास, एक तो है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच, ठीक है। ये कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच जो है ये हमारा, ये उन बच्चों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। 200+ आपको VOD सेशंस मिल जाएंगे, जहाँ पे 200 सेशंस में आप समझ सकते हैं कि ग्रामर, वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, कॉम्प्रिहेंशंस, ये सब बहुत डिटेल में कवर हो जाता है, ठीक है। आप अपने एग्जामिनेशन के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ का प्लान ले सकते हैं, राइट। एंड इसमें और डिस्काउंट आ गया है, ठीक है। दीज आर नॉट द प्राइसेस, इसमें और डिस्काउंट आ गया है। नाउ कमिंग टू स्पोकन इंग्लिश, इस बैच से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आर्टिकल पर, जहां हम पढ़कर हम एडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे, ठीक है। एडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे, जो लिखा गया है उसे समझना है, उसी को हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंड करना मतलब समझना। सो नॉट जस्ट टर्ब्यूलेंस, ये सिर्फ एयरक्राफ्ट में आई अस्थिरता की बात नहीं है, नॉट जस्ट टर्ब्यूलेंस। ऑन द एयर इंडिया एयरक्राफ्ट इंसिडेंट, हम एयर इंडिया एयरक्राफ्ट का जो इंसिडेंट हुआ है उस पर बात करने वाले हैं। इंडिया की एविएशन, इंडियाज एविएशन शुड नॉट हैव टू डिपेंड ऑन चांस फॉर सेफ्टी। हम चांस पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं कि चलो भगवान भरोसे चलेंगे, बच गए तो बच गए, नहीं। एविएशन इंडस्ट्री को सब चीज़ करना पड़ेगा, सब चीज़ें इंश्योर करनी पड़ेगी जिससे कि सेफ्टी पैसेंजर्स की इंश्योर की जा सके, ठीक है। सो इंडियाज एविएशन शुड नॉट डिपेंड, हम इस बात पे निर्भर नहीं रहेंगे कि चलो ठीक है जो होगा वो देखा जाएगा, है ना। शुड नॉट हैव टू डिपेंड ऑन चांस फॉर सेफ्टी, स्पेशली अगर हम सेफ्टी की बात करेंगे। सो दिस इज नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल। द August 4, 2026 इंसिडेंट, आपने देखा होगा August 4, 2026 का जो इंसिडेंट था इन्वॉल्विंग एयर इंडिया फ्लाइट AI2379 फ्रॉम फुकेत टू दिल्ली विथ 137 पैसेंजर्स एंड 8 क्रू, नाउ हैज़ 2 ट्रैक्स। अब इनके सामने इस इंसिडेंट के बाद 2 ट्रैक्स है। द फर्स्ट कंसर्न्स, पहली जो है वो किससे संबंधित है, इट्स रिक्लासिफिकेशन, है ना। द इनिशियल इवेंट ऑफ टर्ब्यूलेंस, उन्होंने बोला कि पहले क्या हुआ था कि टर्ब्यूलेंस हुआ, उसकी वजह से इज नाउ अ सीरियस इंसिडेंट। अब टर्ब्यूलेंस तो किसी के हाथ में नहीं है ना, तो टर्ब्यूलेंस हुआ तो इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। लेकिन अब इस इंसिडेंट को लेके बहुत लोग चिंता में हैं, क्यों। इज नाउ अ सीरियस इंसिडेंट आफ्टर इन फ्लाइट टेक्निकल इशूज़, अब पता चला है कि इन फ्लाइट टेक्निकल इश्यूज रहे हैं एंड अ सिग्निफिकेंट डिविएशन इन एयरक्राफ्ट ऑल्टीट्यूड कॉज इंजरीज टू मोर देन 20 पैसेंजर्स एंड क्रू। 20 से ज़्यादा पैसेंजर्स और क्रू जो है, अभी भी काफ़ी लोग होंगे इस फ्लाइट के जो सदमे में होंगे कि ये हमारे साथ हुआ क्या आखिर, राइट। सो इन फ्लाइट टेक्निकल इश्यूज थे, सिग्निफिकेंट डिविएशन इन एयरक्राफ्ट ऑल्टीट्यूड, एयरक्राफ्ट के ऑल्टीट्यूड में अचानक से बहुत ज़्यादा डिविएशन आया, ठीक है, और इससे इंजरीज हुई है टू मोर देन 20 पैसेंजर्स एंड क्रू। अब क्विकली ड्रॉइंग इन द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA तुरंत इसमें हरकत में आ गई। द सब्सिक्वेंट प्रोब, इसके बाद इमीडिएटली बाद क्या हुआ, जांच हुई बाय द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, है ना। तो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भी है, इन्होंने तुरंत क्या किया, जांच शुरू कर दिया। अलॉन्ग विथ फ्रांसिस इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, फ्रांस की भी एक इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है BEA, इन्होंने भी साथ में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के साथ में मिलकर जांच शुरू कर दिया। और टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं एयरबस से,
है ना। तो एयरबस से जो टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये सब उस इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल हैं। शुड अनरावल द मल्टीपल एनोमलीज। अब ये जब इतने सारे लोग इसमें शामिल हैं तो इससे ये जो गुत्थी है कि ये क्या हुआ अचानक से, है ना, तो इसमें मल्टीपल एनोमलीज, कई कमियां दिखी है ना। तो मल्टीपल एनोमलीज, मल्टीपल इरेगुलरिटीज, मल्टीपल एबनॉर्मलिटीज दिखी है, बहुत सारी चीज़ें अबनॉर्मल हैं। तो ये जो बहुत सारी अबनॉर्मल चीज़ों की जो गुत्थी है ये सुलझनी चाहिए क्योंकि इतने सारे एक्सपर्ट्स और बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ इसमें इन्वॉल्व है। दैट ब्रीफली ओवरटुक द एयरबस A3209 फॉल्ट वार्निंग्स अक्रॉस द हाइड्रोलिक। तो इसमें हुआ क्या था कि इन्होंने एयरबस A320N इसको ओवरटेक भी किया था, फॉल्ट वार्निंग्स भी रही है अक्रॉस द हाइड्रोलिक सिस्टम्स, एलिवेटर फ्लाइट कंट्रोल फॉल्ट्स, तो एलिवेटर फ्लाइट कंट्रोल फॉल्ट्स भी पता चली हैं, ठीक है। ऑटो पायलट डिसकनेक्शन भी पता चला है, इमरजेंसी एग्जिट डोर इंडिकेशंस एंड एन इंजन एंटी आइस वार्निंग। अब एयरबस का इनिशियल डेटा जो था, एयरबस इनिशियल डेटा इज सेट टू सपोर्ट द एविडेंस ऑफ टेक्निकल एरर्स। एयरबस का जो इनिशियल डेटा था उससे मतलब ये सपोर्ट कर रहा है कि एविडेंस है टेक्निकल एरर्स के, है ना, टेक्निकल एरर्स के एविडेंस है। हावेवर इट इज़ द सेकेंड ट्रैक दैट हैज़ रिसीव्ड मच अटेंशन। ये तो पहले ट्रैक की हमने बात कर ली कि ये इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट होने के बाद में फिर बहुत सारी अथॉरिटीज़ हरकत में आ गई और इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तो बहुत सारी जो एनोमलीज थी तो इन एनोमलीज की गुत्थी को सुलझाना चाहिए और क्या क्या दिक्कतें सामने आई हैं। अब दूसरा ट्रैक जो है इस पे लोगों का ध्यान बहुत ज़्यादा जा रहा है। द सेकेंड ट्रैक दैट हैज़ रिसीव्ड मच अटेंशन, द रिजल्ट ऑफ द पायलट इन कमांड्स पोस्ट फ्लाइट स्क्रीनिंग फॉर साइको एक्टिव सब्सटेंसेज। अब पोस्ट फ्लाइट इमीडिएटली स्क्रीनिंग हुई है पायलट की और वो स्क्रीनिंग जो है किस चीज़ के लिए, साइको एक्टिव सब्सटेंसेज। साइको एक्टिव सब्सटेंसेज क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेज जो इंसान की सोचने समझने की क्षमताओं को प्रभावित करते हैं। सो साइको एक्टिव सब्सटेंसेज का जो स्क्रीनिंग हुआ है इस पे लोगों का ध्यान ज़्यादा गया है। देखते हैं क्यों। द टाटा ग्रुप सिंगापुर एयरलाइंस जॉइंट वेंचर एयरलाइन has been prodded into commencing the immediate and mandatory screening of its flight deck crew for any substances or unprescribed medications। अगर आपने कोई दवाई भी, अगर आपकी तबीयत मान लीजिए ठीक नहीं है लेकिन फिर भी आपने ऐसी कोई दवाई खाई है जिससे कि आपका सोचने समझने की क्षमताएं प्रभावित हो सकती है, तो इन सभी चीज़ों की स्क्रीनिंग ये टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस जॉइंट वेंचर है ना। किसका जॉइंट वेंचर है ये, टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस का जॉइंट वेंचर है। इनको प्रॉड कर दिया गया है, मतलब इन पर प्रेशर आ गया कि ये तुरंत इमीडिएट और मैंडेटरी है स्क्रीनिंग शुरू करने जितने भी फ्लाइट डेक क्रू हैं उन सभी के लिए। क्या स्क्रीनिंग, फॉर एनी सब्सटेंसेस और अनप्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस। बट अनप्रिस्क्राइब्ड मतलब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है, क्योंकि डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करता है तो वो तुम्हें अगर मालूम है कि, मान लीजिए कि आप डॉक्टर हैं, आपको मालूम है कि आपका जो पेशेंट है वो पायलट है और आपको पता है कि जो आप दवाई दे रहे हैं उससे नींद आ सकती है ना, तो आप क्या करेंगे कि आप सीधा उसको बोल देंगे कि ठीक है हम दवाई तो लिख के दे रहे हैं लेकिन आप फ्लाइंग नहीं करेंगे तब तक, बिकॉज आप डॉक्टर हैं, आप जानकार होंगे। अनप्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन क्या होते हैं, जो हम सीधा शॉप पे जाते हैं और सर दर्द हो रहा है या कुछ भी कोई भी दिक्कत है तो आपने OTC मेडिसिन ले लिया, ऑन द काउंटर मेडिसिन आपने ले लिया है, तो अनप्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस और एनी सब्सटेंसेस, ठीक है। बट द डीपली डिस्कम्फर्टिंग डिस्कवरी, लेकिन ये जो डिस्कवरी सामने आई है ये डीपली डिस्कम्फर्टिंग है, मतलब चिंता में डालने वाली डिस्कवरी है। हैज़ एक्सपोज्ड द वीक लिंक इन क्रू स्क्रीनिंग, है ना। तो ये एक वीक लिंक जो है क्रू स्क्रीनिंग में, कि क्रू स्क्रीनिंग के प्रोसेस में ही कहीं ना कहीं कमी है, ये एक्सपोज हो गया है जिससे लोग बहुत ज़्यादा चिंता में आ गए हैं, ठीक है। द ग्रेटर एम्फोसिस ऑन प्री एंड पोस्ट फ्लाइट ब्रेथ एनालिसिस, इसको कैसे बोलेंगे, ब्रेथलाइजर्स चेक्स फॉर अल्कोहल, देन वो जो फूकते हैं आप, है ना, और उसमें आई थिंक दैट डिवाइस इज कॉल्ड ब्रेथलाइजर, ठीक है। तो आप उसमें फूकेंगे तो पता चल जाएगा कि आपने अल्कोहल कंजम्पशन किया है कि नहीं। सो द ग्रेटर एम्फेसिस ऑन प्री एंड पोस्ट फ्लाइट ब्रेथलाइजर्स चेक्स फॉर अल्कोहल देन ऑन टेस्टिंग फॉर साइको एक्टिव सब्सटेंसेज, है ना। तो ये उन्होंने सिर्फ इस पे ज़्यादा फोकस किया और टेस्टिंग फॉर साइको एक्टिव सब्सटेंसेज पे ज़्यादा फोकस नहीं रहता था, विच फॉल्स अंडर द सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट। हालांकि ये सिविल एविएशन के रिक्वायरमेंट में फॉल करता है,
ठीक है। नाउ सेक्शन 5 एयर सेफ्टी सीरीज F पार्ट 4. In fact, the CAR which applies to air traffic controllers चलो बाहर. So, in fact, the CAR which applies to air traffic controllers also leans more towards random and post-flight, post-shift testing, है ना, with graded disciplinary action. Graded disciplinary action मतलब graded मतलब grades है कि अगर ये पाया गया तो इसका आपको ये पनिशमेंट मिलेगा या इतना आपको मतलब ग्रेड्स हैं, जैसे हम परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी ग्रेड्स करते हैं ना, ABCD. तो ग्रेडेड मतलब लेवल्स के ऊपर कि कितना चीज़ कितना गलत पाया गया है या कितना एरर पाया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा कि कितना डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, है ना. सो इनफैक्ट CAR, जो CAR है वो किस पे अप्लाई करता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स पे भी अप्लाई करता है, ठीक है. क्योंकि सीधी बात है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, एक होता है जो फ्लाइट आपका डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा होता है, एक यहाँ पे बैठा इंसान जो उसको जो कमांड्स हैं या जो भी डायरेक्टिव्स हैं, है ना, वो सब दे रहा है. इसका भी अपना पूरी होशो आवाज़ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं. तो ये चीज़ इन पर भी अप्लाई करती है, ठीक है. सो इन फैक्ट द CAR विच अप्लाइज टू एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ऑल्सो लीन्स मोर. अब ये किस पे ज़्यादा लीन होना मतलब ऐसे टेक लेना या डिपेंड होना, तो ये किस पे ज़्यादा डिपेंड करता है, रैंडम और पोस्ट फ्लाइट एंड पोस्ट शिफ्ट टेस्टिंग, है ना. तो फ्लाइट के बाद में आप क्यों टेस्ट कर रहे हो कि जो पर्सन है उन्होंने कोई अल्कोहल या कोई साइको एक्टिव सब्सटेंसेस कंज्यूम किया है कि नहीं, क्योंकि आप बाद में अगर टेस्ट करोगे तो जो होना होगा वो तो हवा में पहले ही हो जाएगा. सो पोस्ट फ्लाइट और पोस्ट शिफ्ट टेस्टिंग जो है विथ ग्रेडेड डिसिप्लिनरी एक्शन. नाउ विथ इंडियाज एयर कैरियर्स एक्सपांडिंग ऑपरेशंस, अब इंडिया के एयर कैरियर्स जो हैं वो अपना जो ऑपरेशंस है वो एक्सपांड कर रहे हैं. क्रू साइटिंग स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज, क्रू जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, परेशान है. ओवरवर्क, अगर आप किसी को ओवर बर्डन करेंगे तो स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज भी आ जाएंगे. एंड सेपरेटली द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेज फॉर मेडिसिनल और रिक्रिएशनल यूज़, और जो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेज हैं या फिर वो मेडिसिनल हो या रिक्रिएशनल यूज़ हो, द रेगुलेटर मस्ट इंश्योर, रेगुलेटर को इंश्योर करना पड़ेगा कि स्ट्रिंजेंट साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्टिंग एंड ऑपरेशनल कंप्लायंस हो, स्ट्रिक्टली ये चीज फॉलो हो, है ना. द DGCA's medical circular number 02 of 2021 on the OTC, over the counter drugs and self medication highlights pilot cognitive motor skills impairment. अब ये जो सर्क्यूलर है 2021 का ही सर्क्यूलर है, ठीक है. इसमें उन्होंने हाईलाइट किया कि ये जो लोग खुद से ही दवाई ले लेते हैं, है ना, OTC ड्रग्स जो हैं या खुद से दवाई ले लिया, इससे क्या होता है कि पायलट के कॉग्निटिव या साइकोमोटर स्किल्स में दिक्कत आ सकती है, इम्पेयरमेंट हो सकता है. ड्राइंग ऑन द मैंगलुरु 2010 एंड कोझिकोडी 2020 फेटल एयर एक्सीडेंट्स. ये जो 2 फेटल एयर एक्सीडेंट्स हुए थे, मान लो कि पायलट को नहीं पता कि ये दवाई खाने से इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं. भाई उनको कोई दिक्कत है, उन्होंने बोला कि मतलब शॉप पे गए, फार्मासिस्ट के पास गए, ये हमें दिक्कत हो रही है, दवाई दे दो, हमारा शिफ्ट है, वो खा के चल दिए, ठीक है. लेकिन अगर कोई ऐसे OTC ड्रग्स हैं या सेल्फ मेडिकेशन है जो कॉग्निटिव और साइकोमोटर स्किल्स को इम्पेयर कर सकता है, तो वो चीज़ों को रिस्क पे लाएगा. और ये चीज़ हुआ भी था. मैंगलुरु 2010 और कोझिकोडे 2020 में फेटल एयर एक्सीडेंट्स हो चुके हैं. फर्दर अगर आगे की ओर आप बात करें तो डॉक्यूमेंटेड केसेस फ्रॉम द वेस्ट रिवील, डॉक्यूमेंटेड मतलब कुछ ऐसे केसेस वेस्ट में हो चुके हैं और उनको नोट भी कर लिया गया है. तो documented cases from the west reveal that even small levels of impairment, थोड़ा भी अगर impairment है, ठीक है, can affect crew judgment, इससे crew judgment affect हो सकता है. reaction time, क्योंकि उनको seconds में फैसला लेना होता है, तो reaction time affect हो सकता है. coordination affect हो सकता है.
कोऑर्डिनेशन मतलब आप सोच कुछ और रहे हैं और आपने कर कुछ और दिया, या फिर आप अपने डिसीजंस और अपने एक्शंस, आप कंट्रोल्स में जो है कोऑर्डिनेशन, बहुत सारे कंट्रोल्स उनके सामने होते हैं ना, एंड डिसीजन मेकिंग कि कब क्या फैसला लेना है, कब क्या डिसीजन लेना है। द क्रिटिकल स्किल्स नीडेड इन द फ्लाइट डेक, जब आप फ्लाइट के डेक में हैं, डेक क्रू जिनको बोलते हैं ना, तो फ्लाइट के डेक में है तो बहुत सारे क्रिटिकल डिसीजंस आप लेते हैं। इंश्योरिंग दैट फिट क्रू आर बिहाइंड द कंट्रोल्स, ये इंश्योर करना कि फिट क्रू बिहाइंड द कंट्रोल्स हों, इज एन एविएशन इंडस्ट्री बेडरॉक, ये एक एविएशन इंडस्ट्री का नींव है, बेडरॉक है। एंड एवरी इंडियन ऑपरेटर, हर एक इंडियन ऑपरेटर को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो रहा हो, है ना, लार्ज और ग्रोइंग, मस्ट अपहोल्ड द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स, उनको अपहोल्ड करना मतलब हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना। दिस वॉज अ लकी एस्केप, यहाँ पे तो लोग बच गए, घायल जरूर हुए लेकिन बच गए। दिस वॉज अ लकी एस्केप, बट लक कैनॉट बी अलाउड टू बिकम अ सेफ्टी स्ट्रैटेजी। हम पैसेंजर्स की सुरक्षा को हम किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकते। ठीक है, होता है कि जो होना होता है वो होके रहेगा, लेकिन हम इस भरोसे भी नहीं छोड़ेंगे ना, इस भरोसे हम अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को ना फॉलो करें, ये तो नहीं बनते बात, राइट। पहले आप सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को सारा 100% फॉलो करो, 100% या ऐसे केसेस में तो 200% आपको फॉलो करना चाहिए, है ना, वो फॉलो करो, फिर उसके बाद में हम बोल सकते हैं कि ठीक है, मतलब इफ समथिंग हैज़ टू हैपन इट विल हैपन, बट we can't say that after compromising the safety protocols, right? So इनके लिए हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स पर ये चीज़ों को अपहोल्ड करना बहुत ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है, ये नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है, हम इसके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो, नाउ व्हाई वाज द एयर इंडिया इंसिडेंट रिक्लासिफाइड? एयर इंडिया इंसिडेंट जो हुआ, ठीक है, इसको दोबारा से रिक्लासिफाई किया गया और इसको बोला गया कि ये एक सीरियस इंसिडेंट है। क्यों? एयरक्राफ्ट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी इसलिए, टेक्निकल प्रॉब्लम्स एंड अ मेजर ऑल्टीट्यूड डिविएशन कॉज इंजरीज इसलिए, या एयरक्राफ्ट पैसेंजर्स जितना परमिटेड था उससे ज़्यादा कैरी कर रहे थे इसलिए, या पायलट जो है वो प्री फ्लाइट चेक्स करना फेल कर गया? नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे और मेजर ऑल्टीट्यूड डिविएशन था जिसकी वजह से इंजरीज हुआ, तो इसलिए इसको दोबारा से सीरियस इंसिडेंट के तौर पर रिक्लासिफाई कर दिया गया। What major weakness in crew screening does the editorial highlight? एडिटोरियल क्रू स्क्रीनिंग में कौन सी बड़ी कमी को हाईलाइट कर रहा है? सिम्युलेटर टेस्ट पर एक्सेसिवली डिपेंड करना, लैक ऑफ रेगुलर मेडिकल एग्जामिनेशंस नहीं हो रहा ये, नहीं, ग्रेटर एम्फोसिस ऑन अल्कोहल टेस्टिंग, ठीक है। सो जो ब्रेथलाइजर्स होते हैं, है ना, जिसमें आप फूंकते हैं तो पता चलता है कि अल्कोहल आपने कंज्यूम कर रखा है कि नहीं, सो उस पर सिर्फ ज़्यादा टेस्टिंग है, उस पर ज़्यादा एम्फोसिस है, ठीक है। साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्टिंग पर ज़्यादा एम्फोसिस नहीं है, इसलिए। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग इन हैंडलिंग टर्ब्यूलेंस, नहीं, ये तो नहीं है, टर्ब्यूलेंस हैंडल करने का ट्रेनिंग एडिक्वेट होता है, ये चीज़ पर फोकस ज़्यादा है, ये कमी है, ये कमी को हाईलाइट कर दिया गया है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल साइको एक्टिव सब्सटेंसेस कैन अफेक्ट अ पायलट्स, एडिटोरियल के मुताबिक साइको एक्टिव सब्सटेंसेस जो हैं वो पायलट के किन स्किल्स को अफेक्ट कर सकते हैं? विजन और हियरिंग ओनली, जजमेंट, रिएक्शन टाइम, कोऑर्डिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग, एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद पैसेंजर्स, कि वो पैसेंजर्स को कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, ये अफेक्ट होगा, या नॉलेज ऑफ एविएशन रूल्स, तो नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये जजमेंट, रिएक्शन टाइम, फटाक से कब कौन सा रिएक्शन देना है, कोऑर्डिनेशन, डिसीजन मेकिंग, कब कौन सा फैसला लेना है, तो ये सब चीज़ें अफेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। नाउ व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट द एविएशन रेगुलेटर शुड डू? आज पता नहीं क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, मे बी बिकॉज आई एम फास्टिंग फॉर द एंटायर डे, सुबह से फास्ट चल रहा है और क्लासेस इतनी सारी हो चुकी है कि अब मेरे भी मेंटल कैपेसिटीज़ जो है वो अब गिव अप कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बस करो सुमन, आज का क्लास हो गया, बस क्या। खैर चलो, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है एंड देन वी कैन call it a day for today. What does the author suggest the aviation regulator should do?
एविएशन रेगुलेटर जो है वो क्या करना चाहिए, ऐसा ऑथर का क्या सजेशन है? रिड्यूस द नंबर ऑफ डोमेस्टिक फ्लाइट्स, फोकस ऑन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, सिर्फ एयरक्राफ्ट मेंटेन करके रखो, एंश्योर स्ट्रिंजेंट सब्सटेंस टेस्टिंग एंड ऑपरेशनल कंप्लायंस। ऑपरेशनल कंप्लायंस मतलब काम करने के लिए जब एयरक्राफ्ट अगर ऑपरेट करने जा रहा है तो उसमें जो भी चेक्स होनी चाहिए वो होना चाहिए, और स्ट्रिंजेंट सब्सटेंस टेस्टिंग भी होना चाहिए। तो ये इंश्योर करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ठीक है। रिप्लेस ऑल एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट विद न्यू वन, ये तो बोल रहा है कि मतलब देखो ऐसे जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं ना वो कभी आंसर नहीं होते, सारे एयरक्राफ्ट बदल दो, अभी जो है सबको कबाड़ में भेज दो, नए एयरक्राफ्ट लेके आओ तो ऐसे जो ऑप्शंस होते हैं ना, तो ये यूजुअली आपको पता ही है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये तो गलत ही होगा, है ना, ये हमारा आंसर नहीं है, राइट। चलो लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द एडिटोरियल? एडिटोरियल का मुख्य संदेश, सेंट्रल मैसेज क्या है? एयर इंडिया शुड सस्पेंड इंटरनेशनल ऑपरेशंस, एयर इंडिया को इंटरनेशनल ऑपरेशंस ही सस्पेंड कर देना चाहिए। अगेन ये नहीं बोल रहा है वो, ठीक है। टेक्निकल फेलियर्स आर अनअवॉइडेबल इन एविएशन, बोल रहे कि टेक्निकल फेलियर्स तो होते रहते हैं, तो ये भी सेंट्रल मैसेज नहीं है, मजाक चल रहा है इनका, टेक्निकल फेलियर तो होती रहती है। मतलब आप देख रहे हो कितने इलॉजिकल ऑप्शंस हो जाते हैं कई बार, ठीक है, आपके एग्जाम में भी आएंगे। आपको देखना है कि जो बिल्कुल एक्सट्रीम में जा रहे होते हैं या जो बिल्कुल बेतुके ऑप्शंस होते हैं तो वो आपका आंसर नहीं होता है, ठीक है। ये एलिमिनेशन के लिए आपको काम आते हैं, ऐसी चीज़ें आप एलिमिनेट कर सकते हो। एविएशन सेफ्टी मस्ट डिपेंड ऑन स्ट्रिक्ट सिस्टम्स एंड स्टैंडर्ड्स नॉट लक, यस, ये मुख्य उद्देश्य है, ये मुख्य मैसेज है इस एडिटोरियल का कि किस्मत के भरोसे नहीं, स्ट्रिक्ट सिस्टम्स होना चाहिए और स्टैंडर्ड्स होना चाहिए एयरक्राफ्ट एविएशन सेफ्टी मेंटेन करने के लिए। साइको एक्टिव सब्सटेंसेज आर द ओनली कॉज ऑफ एविएशन एक्सीडेंट, एविएशन एक्सीडेंट सिर्फ इसलिए नहीं होता है क्योंकि साइको एक्टिव सब्सटेंस किसी ने कंज्यूम कर रखा है, दीज आर वन ऑफ द रीजंस, ठीक है। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अब आपके लिए सोचने समझने के लिए फूड फॉर थॉट, द टॉपिक पढ़ लो भाई। अब मेरी भी एनर्जी लेवल्स बिल्कुल एग्जॉस्ट हो रही है बिकॉज इट्स आई गेस 9:30 एंड दिन भर बहुत सारी क्लासेस थी, सो दिस इज़ द टाइम दैट आई एम गेटिंग। मुझे लगा कि नहीं, एडिटोरियल वाला सेशन नहीं मिस होना है। कई बार मैंने सोचा ठीक है जाने देते बिकॉज आई वॉज फास्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग, तो बट मैंने बोला नहीं, चलो एडिटोरियल भी जब दिन भर क्लास लिया तो एडिटोरियल भी कर देते हैं। सो शुड एयरक्राफ्ट एविएशन सेफ्टी रेगुलेशंस इन इंडिया बी मेड मोर स्ट्रिंजेंट? एविएशन सेफ्टी रेगुलेशंस जो हैं इंडिया में, क्या इनको और स्ट्रिंजेंट बनाना चाहिए और स्ट्रिक्ट बनाने की आवश्यकता है? आपको क्या लगता है? फ्लाइट में तो ट्रैवल करने की आपको भी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में जो एविएशन सेफ्टी रेगुलेशंस है क्या उसको और स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है? चलो मुझे सोच के बताओ, कमेंट करके अपना ओपिनियन बताना, इंग्लिश में अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने की कोशिश करना ताकि आपकी एनालिटिकल स्किल्स के साथ साथ राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो, ठीक है। चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, सभी बच्चे पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद एवरीवन।